Hello everyone, welcome to online class. Hope you all are fine. So we were doing chapter number 21 and this is the part 3 of chapter number 21. आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे स्ट्राइविंग फॉर इक्वलिटी। आज का टॉपिक है हमारा स्ट्राइविंग फॉर इक्वलिटी, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से इक्वलिटी में क्या क्या बदलाव आए, इक्वलिटी लाने के लिए क्या क्या कोशिशें की गई और इक्वलिटी लाने के लिए क्या कुछ ऐसे स्टेप्स, कुछ नेसेसरी चेंजेस क्या किए गए, ताकि जो सारे राइट्स हैं, जो जितने भी इंडिया के राइट्स हैं, वो सब इंसानों के लिए सेम हों। तो उसके लिए क्या किया गया अब हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट। Along with the struggle for freedom from British rule, people like Dalit, women, tribals, and peasants also fought for equality. When India became an independent nation in 1947, the farmers of the Indian Constitution laid special emphasis to ensure that all the people of India are considered equal to eradicate inequality. अब आज़ादी की लड़ाई के साथ साथ जो लोग हैं, जैसे कि दलित्स लोग हैं, वुमेन्स हैं, ट्राइबल्स हैं, पीजेंट्स हैं, इनके लिए भी लड़ाई चल रही थी। कैसी लड़ाई चल रही थी? बराबरी की, कि इनको भी इक्वल माना जाए, इनको भी इक्वल अधिकार, बराबर के सारे अधिकार मिलें, सारे बराबर के राइट्स दिए जाएं, इनको सेम लोगों की तरह ट्रीट किया जाए जैसे कि नॉर्मल लोगों को किया जाता है। तो जब इंडिया इंडिपेंडेंट नेशन 1947 में इंडिया जब आज़ाद हुआ था, तो जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन था, इंडिया का जो संविधान था, जो कि उसके बाद बनाया गया था आफ्टर इंडिपेंडेंस, उसमें काफ़ी ज़्यादा जोर डाला गया था इक्वालिटी पे, बराबरी पे। ठीक है, और वो इक्वालिटी किस तरीके से लाई गई या किस तरीके से उसे मिटाने की कोशिश की गई, उसमें सबसे पहले पढ़ेंगे हम कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेप्स के बारे में, यानी कि संविधान में क्या क्या बदलाव आए इक्वालिटी को लेके। In 1947, when India became a free nation, our leaders identified the different kinds of inequality that existed in our कंट्री। अब जब 1947 में इंडिया जो है एक फ्री नेशन हो गया था, आज़ाद देश बन गया था, उसके बाद जो इंडिया के लीडर थे, उन्होंने बहुत सी ऐसे तरीके, बहुत सी ऐसी जो अपनी कंट्री में जो कमियां हैं वो निकाली, जो कि इनइक्वलिटी हैं वो ढूंढने की कोशिश करी, क्योंकि वो थी, कोशिश करनी नहीं पड़ी, उन्हें दिख रही थी, जो कि हमारी कंट्री में एग्जिस्ट कर रही थी। The person who wrote the Constitution of India included Dr. B.R. Ambedkar. The discrimination was still fresh in his mind when he was not permitted to hire a cart simply because he was an untouchable. अब जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया तो उसके बीच में डॉक्टर B.R. अम्बेडकर भी थे, जो कि एक अनटचेबल थे। उनके साथ एक बहुत ही बुरी हरकत हुई कि उन्हें एक कार्ट में, हायर कार्ट यानी कि कोई बैलगाड़ी होगी या कुछ भी टांगा टाइप होगा, उसमें उन्हें चढ़ने से मना कर दिया गया, क्योंकि लोगों ने उन्हें कहा कि ये अनटचेबल है, ये छोटी कास्ट के हैं, ये इस कार्ट में बैठ नहीं सकते। तो इस कारण उन्हें बहुत बुरा लगा और उन्होंने इस फ़र्क को मिटाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में, अपने संविधान में बहुत से आर्टिकल्स और बहुत से ऐसी अमेंडमेंट की जिससे कि जो लोग हैं वो सबको इक्वली ट्रीट करें। Now it was the opportunity to make amends for the social inequalities. Our constitution ensure that all people of India are treated equal. It also ensure that every one of us has equal right and opportunities. अब वो वक्त आ गया था जब हम सोशल इनइक्वालिटीज़ को मिटा सकें, जितनी भी ये समाज की कुरीतियां हैं इनको ख़त्म किया जाए। अब वो टाइम आ गया था आज़ादी के बाद का। इसलिए हम जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो इस चीज़ पर बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा था कि सब इंसानों को इक्वल राइट्स मिले और इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिले। Untouchability has been made a crime and has been legally abolished. It will be much use for us if we discuss the right to equality and right to freedom. अब क्या किया गया, जो अनटचेबिलिटी थी उसको लीगली क्राइम मान लिया गया कि अगर कोई भी इस तरह की हरकत करेगा तो वो एक क्राइम माना जाएगा। कोई एक दूसरे से इस तरह से बिहेव करेगा, जो नीची जात वाले हैं और जो अपर कास्ट है वो लोअर कास्ट के साथ अच्छा बिहेव नहीं करेगी, तो उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिए जाएंगे। अब पढ़ते हैं राइट्स के बारे में। द फर्स्ट वन इज इक्वलिटी। लिबर्टी विदाउट इक्वलिटी इज मीनिंगलेस। Every citizen of India is treated equally before law and is ensured equal protection.
अब लिबर्टी क्या होती है? लिबर्टी यानी कि आज़ादी। अब ऐसी आज़ादी का क्या फ़ायदा जिसमें बराबरी ही ना हो? तो इसलिए हर इंसान को, जो इंडिया का सिटीज़न है, उसे इक्वली ट्रीट करना लॉ से पहले, यानी कि ये नहीं कि सिर्फ कोर्ट में उसे इक्वल ट्रीट किया जा रहा है, नॉर्मल सोसाइटी में भी उसे इक्वल ट्रीट करना एक फ़र्ज़ बना दिया गया और एक कॉमन जो है बिहेवियर बना दिया गया इंडिया के लोगों के प्रति। नेक्स्ट इज़ पॉलिटिकल जस्टिस। It means equal participation of every individual to participate in the government. अब क्या था पॉलिटिकल जस्टिस में? यानी कि जो पॉलिटिकली जो लोग थे, जो वोटिंग होती थी, उसमें इक्वल पार्टिसिपेशन कर दिया हर इंसान का, चाहे वो दलित है, चाहे वो वुमेन है, चाहे अपर कास्ट है, चाहे लोअर कास्ट है, कि वो गवर्नमेंट के हर चीज़ में इक्वली पार्टिसिपेट कर सकती है। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं था कि जो अपर कास्ट के हैं वो वोटिंग कर सकते हैं और लोअर कास्ट के लोग वो वोट नहीं कर सकते। सबको इक्वल राइट मिलना चाहिए। नेक्स्ट इज फ्रेटर्निटी। इट मीन्स ब्रदरहुड अमंग द पीपल ऑफ इंडिया, कि आपस में भाईचारा हो। ये नहीं कि लोग लड़ रहे हैं सिर्फ ये सोच के कि ये मेरे लेवल का नहीं है। तो उस चीज़ को मिटाने के लिए आपस में ब्रदरहुड होना चाहिए, भाईचारा होना चाहिए। जब लोगों में अपनेपन की भावना होगी तो ऑटोमेटिकली इक्वलिटी आएगी। नेक्स्ट इज लिबर्टी। इंडियन सिटीजन्स आर गिवन फ्रीडम ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। लिबर्टी यानी कि आज़ादी। किस चीज़ की आज़ादी? हर सिटीज़न को ये फ्रीडम होनी चाहिए कि वो अपने विचार जो है वो एक्सप्रेस कर सके, अपना फेथ दिखा सके, अपना बिलीफ दिखा सके, अपने तरीके से वर्शिप यानी कि पूजा अर्चना कर सके। इसमें कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए कि एक पर्सन इस मंदिर में नहीं जा सकता या फिर अलग अलग मंदिर बनाए जाएं अपर कास्ट के लिए और लोअर कास्ट के लिए। हर किसी का अपना बिलीफ है, अपना फेथ है, अपने विचार होते हैं, अपनी मान्यता होती है। उसके लिए पूरी फ्रीडम जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इंडियन सिटीजन को दी गई है। The Constitution has also placed responsibility on the government to take specific steps to realize this right to equality for poor and other marginal communities. अब जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा संविधान है, उसमें गवर्नमेंट के रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि गवर्नमेंट के लिए भी कुछ स्टेप्स दिए गए थे। जैसे कि गवर्नमेंट को ये ध्यान रखना है कि इक्वलिटी मेंटेन करने के लिए वो पुअर को और जो मार्जिनल कम्युनिटीज़ हैं, जो कि पिछड़ी हुई कम्युनिटीज़ हैं, उनको आगे लाने की वो कोशिश करें। कुछ ऐसी स्कीम्स निकालें, कुछ ऐसी पॉलिसीज़ हों जिसके थ्रू वो आगे बढ़कर आएँ और उनका लेवल भी नॉर्मल लोगों की तरह इक्वल हो। Untouchability is seen as a crime and has been legally abolished by law. Untouchability को क्राइम डिक्लेयर कर दिया गया और लॉ के द्वारा बिल्कुल उसे एबॉलिश कर दिया गया कि अनटचेबिलिटी नाम का कोई भी वर्ड यहाँ पे यूज़ नहीं किया जाएगा। गवर्नमेंट जॉब्स आर ओपन टू ऑल पीपल, और जितनी भी गवर्नमेंट जॉब्स थी वो सबको इक्वली ओपन कर दी। पहले क्या होता था कि गवर्नमेंट जॉब जो है वो अपर कास्ट के लोग ही प्रेफर, वही फॉर्म भर सकते थे और वही गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करते थे। लेकिन अब कोई भी गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर सकता था, चाहे वो अपर कास्ट है चाहे वो लोअर कास्ट है। नेक्स्ट टॉपिक इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। Preamble. We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic and political liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. अब प्रीएमल क्या है कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या सिखाता है? सेक्युलरिज्म सिखाता है, रिपब्लिक नेशन है सारे सिटीजन्स के लिए, चाहे वो कोई भी इंडिविजुअल है, चाहे वो अमीर है, गरीब है, वेदर इट इज़ ब्लैक और वेदर इट इज़ वाइट, कुछ भी है वो सबके लिए इक्वल ही है। अपने सिटीज़न को सिक्योर करने के लिए ये जो संविधान है ये बनाया गया था ताकि कोई भी नुकसान वो किसी को ना पहुँचे। इसके अंदर जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल व्यूज़ दिए गए हैं। लोगों को लिबर्टी है हर चीज़ चुनने की, यानी कि उन्हें पूरी आज़ादी है अपना एक्सप्रेस करने की, अपने विचार रखने की,
अपना फेथ बताने की और अपनी तरह से अपना धर्म चुनने की उनको पूरी लिबर्टी है, इक्वलिटी है। चाहे उनको कोई भी स्टेटस हो, उन्हें कोई भी अपॉर्चुनिटीज़ को गंवाना नहीं पड़ेगा। यानी कि अगर वो गरीब हैं तो ऐसा नहीं है कि वो किसी भी चीज़ में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, गवर्नमेंट की हर चीज़ में वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और उनके बीच में एक यूनिटी होनी चाहिए, इंटीग्रिटी होनी चाहिए अपने देश के प्रति ऐसी भावना होनी चाहिए कि वो मिलजुल कर रहें, उस चीज़ में भाईचारे की जो भूमिका है वो निभाते रहें। In our Constitution Assembly, this 26th day of November 1949 do hereby adopt, enact and give to ourselves this institution. 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ था, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो पूरा कंप्लीट हुआ था और इस दिन इसे अडॉप्ट कर लिया गया था, इस संविधान को। नेक्स्ट टॉपिक इज अनटचेबल्स। In caste system, communities group of people were placed in sort of ladder where each caste was either above or below the other. Those who placed themselves at the top of this ladder called themselves upper caste and feel superior. The groups who were placed at the bottom of the ladder were seen as unworthy and called untouchables. अब कास्ट सिस्टम क्या था? कास्ट सिस्टम में क्या होता था कि जो ग्रुप्स थी या जो कम्युनिटीज़ थी उसको किस में प्लेस कर दिया गया था? एक लेडर में। लेडर क्या होती है? एक तरह की सीढ़ी होती है। जैसे कि ये सीढ़ी बना दी गई, अलग अलग लेवल्स बना दिए गए, ठीक है। सबसे ऊपर जो थे वो थे अपर कास्ट के लोग, टॉप पे थे जो अपर कास्ट में आते थे, जो जिनकी हायर कास्ट थी। सबसे नीचे थे लोअर कास्ट के लोग, लोअर कास्ट, और बीच में आते थे मिडिल कास्ट। मिडिल पीपल जो होते थे वो सेंटर में आते थे। अब इसमें क्या होता था, इस लेडर में जो सबसे ज़्यादा हाई लेवल, जिनकी सबसे ज़्यादा ऊंची कास्ट थी वो सबसे ऊपर आते थे, और जो सबसे ज़्यादा नीची कास्ट थी वो सबसे नीचे आते थे। और अपने आप को जो अपर कास्ट के लोग हैं वो लोअर कास्ट से ज़्यादा बड़ा मानते थे, सुपीरियर मानते थे। और जो लोअर कास्ट में वो लोग आते थे जो कि अनवर्दी हैं, जो अच्छे से काम नहीं कर सकते और जिनका जो काबिल नहीं है किसी भी चीज़ को करने के, उन्हें लोअर कास्ट में डाल दिया जाता था। Worst of all was a system called untouchability. This means that people of the upper caste would not even touch people of the lower caste. It was a shameful and inhuman aspect of our old society. Untouchables were those whose jobs or lifestyle involved what were seen as polluting activities, killing for a living, as for instance fishermen working with hides of dead cattle, contact with human body emission, that is sweeper and washermen. Until untouchability was banned, many people were segregated, forbidden access to temples, schools, or well water. Some were even unable to move freely in daylight. Now laws provide Harijans with educational and vocational privilege and special representation in the Indian Parliament. अब सबसे ज़्यादा बेकार सिस्टम तो जो था वो कौन सा था? अनटचेबिलिटी का। अनटचेबिलिटी में क्या होता था कि जो अपर कास्ट के लोग थे वो लोअर कास्ट के लोगों को छूते भी नहीं थे। ये जो है पूरी इंडिया में एक बहुत ही शर्मनाक हादसा है या शर्मनाक चीज़ थी जो कि इंडियन ओल्ड सोसाइटी में अपनाई जाती थी। इसमें क्या होता था, लोग छूते तक नहीं थे अपर कास्ट के लोग लोअर कास्ट के लोगों को। और जो अनटचेबल्स थे वो कौन होते थे? अनटचेबल्स होते थे वो लोग जिनका क्या काम होता था? फिशरमैन, ऐसी एक्टिविटीज़ जैसे फ़िशिंग करना, या फिर जो डेड या कि मरे हुए एनिमल्स हैं उनकी, या मरी हुई कैटल्स हैं उनका यूज़ करना, उनकी चमड़ी उतार के जो भी काम होता था उसे यूज़ करना, स्वीपिंग करना, वॉशर में अब धोबी होते थे जो कूड़ा उठाने वाले होते थे, ये सब किस में आते थे? अनटचेबल्स में। और अनटचेबिलिटी जब तक बैन नहीं हुई थी उस टाइम तक क्या होता था, इनको किसी भी टेम्पल में, स्कूल में और वेल यानी कि जो कुएं हैं वहाँ से पानी भरने नहीं दिया जाता था। टेम्पल्स में, मंदिरों में इन्हें जाने की इजाज़त नहीं थी। स्कूल्स में इन्हें नहीं भेजा जाता था। और कुछ तो ऐसे थे, कुछ जगह ऐसी थी जहाँ पर डे लाइट यानी कि दिन के उजाले में जो अनटचेबल्स हैं वो आराम से घूम भी
नहीं सकते थे। लेकिन अब जो है ये सारी चीज़ें चेंज हो चुकी हैं। अब लॉ क्या कहता है, जितने भी हरिजन्स हैं, इनको हरिजन्स का नाम दे दिया, जितने भी हरिजन्स हैं उनको एजुकेशनल बेनिफिट भी प्रोवाइड किए जाते हैं, उनके लिए कट ऑफ रखी गई है, उनके लिए रिजर्वेशन होती है ताकि वो आगे चलकर अपने आप को आगे बढ़ने का मौका दें, आगे बढ़कर आएँ और जो इक्वलिटी का मार्जिन है उसे इक्वल कर सके, मेंटेन कर सके। Mahatma Gandhi, the father of national himself, faced racial discrimination in South Africa, which left him all the more determined to fight against this inhuman practice. Gandhiji left India in 1893 for South Africa. On his arrival at Durban, he bought a first-class train ticket to Pretoria. At Maritzburg, a white passenger boarded the train and was angry to see Gandhiji, an Asian, in the same compartment. In those days in South Africa, only white could travel by first class. He reported it to the railway authority, who then asked Gandhiji to move to the van compartment. अब जो महात्मा गांधी थे, जिन्हें फादर ऑफ नेशन बोला जाता है, वो खुद इस डिस्क्रिमिनेशन के शिकार हुए थे। उन्होंने खुद ने ये चीज़ फेस करी थी। उन्होंने कैसे फेस करी, जब साउथ अफ्रीका में वो अपनी स्टडीज़ के लिए गए थे तो वहाँ पर उन्होंने इस चीज़ को फेस किया और लोगों के राइट के लिए, साउथ अफ्रीका में ब्लैक और वाइट का बहुत रोल था, तो वहाँ पे ब्लैक और वाइट के बेस पे डिस्क्रिमिनेशन की जाती थी। तो गांधी जी ने वहाँ जाके इसके खिलाफ आवाज़ उठाई और जब गांधी जी 1893 में इंडिया से साउथ अफ्रीका जा रहे थे तो वहाँ पे उन्होंने अपनी टिकट जो है वो कहाँ कराई थी, अपने बोर्डेड में, पैसेंजर में कराई, जहाँ पर जो एक ब्रिटिशर्स थे और जो साउथ अफ्रीकन थे, जिनको बोल सकते हैं, वो वाइट पैसेंजर थे। जब उन्होंने देखा कि एक एशियन, गांधी जी एक एशियन थे, इंडिया एशिया के अंदर आता है, एक एशियन जो इंडिविजुअल है, एक पर्सन जो है वो इसी कंपार्टमेंट में ट्रैवल कर रहा है, तो उसने क्या किया, उसने जो रेलवे अथॉरिटीज़ थी उसके खिलाफ शिकायत कर दी, गांधी जी के खिलाफ उनको शिकायत कर दी कि ये कैसे फर्स्ट क्लास में ट्रैवल कर सकते हैं, ये तो हमारे लेवल के है ही नहीं है। तो जो रेलवे अथॉरिटीज़ थी उन्होंने गांधी जी को किस में मूव कर दिया, वैन कंपार्टमेंट में। तो इस तरह गांधी जी के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन हुई थी। Finally, the angry officials ordered a constable to throw Gandhiji and his luggage out of the train. Aghast at this maltreatment, Gandhiji was determined to fight for this right. Greater insults were hurled at him, which he reboarded the train to Pretoria. Thus began his long struggle against the racist British colonial rule. अब जब गांधी जी उनको समझा रहे थे कि मैंने टिकट दी है या मैं ऐसा क्यों हूँ, मैं क्यों नहीं ट्रैवल कर सकता, तो जो उसके एंग्री ऑफिसर यानी कि जो ऑफिसर थे उन्होंने गुस्से में आके क्या किया, एक कांस्टेबल को बुलाया और गांधी जी को वहाँ से फिकवा दिया, उनके लगेज के साथ ट्रेन से बाहर निकाल दिया। तो उस टाइम गांधी जी ने ये हेट में, गुस्से में ये ठान लिया था कि मैं इस रूल को, इस सिस्टम को बिल्कुल बदल के रहूँगा, जहाँ पर इतना भेदभाव होता है मैं इसको बिल्कुल इक्वालिटी पे ला के रहूँगा। So your chapter is over. This is all about this chapter.